प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 12th के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 9th लेक्चर में, जहाँ पे बच्चों हम लोग अब तक एडी करंट पढ़ चुके हैं। और अब एडी करंट के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो फटाफट से जाकर के लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। हम बात करेंगे आज इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरकत्व। इंडक्टेंस का मतलब होता है कि किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन का प्रभाव, और ये प्रभाव जो है वो दो प्रकार का होता है, या दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला जो हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्व प्रेरण या स्व प्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। सामान्य सिंपल भाषा में बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई बद्ध कुंडली है और इसमें हम फिलहाल के लिए ये रियोस्टेट लगा कर रखे हैं, रियोस्टेट को अभी फिक्स रखा है, इसमें आपने करंट पास करा दिया। जैसे ही आपने इसमें करंट पास कराया तो करंट पास कराने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये इसी कुंडली से जरूर पास होता है, लेकिन ये फिक्स होता है, निर्धारित होता है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स नियत रहता है। तो यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है और कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे करंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है। सिंपली अगर मैं दूसरे केस के बारे में बात करूं तो दूसरा केस जो है, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक सेल लगा रखा हुआ, यहाँ पे हमने जो रियोस्टेट लगा रखा है, इसमें रियोस्टेट की वैल्यू को, मतलब कि रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम किया। जब रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम किया तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। जब करंट की वैल्यू, मुख्य धारा की वैल्यू बढ़ेगी इस दिशा में, तो हमने क्या देखा कि करंट की वैल्यू बढ़ने से इसमें इससे जो संबद्ध मैग्नेटिक फील्ड है ये भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होने के कारण वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ये वैद्युत वाहक बल जब इसमें उत्पन्न होगा, जिससे प्रेरित धारा आएगी, इस कुंडली में अब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और यह प्रेरित धारा की दिशा इस मुख्य धारा के अपोजिट देखने को मिलती है, अपोजिट। ठीक है, ये मैंने देखा इस केस में। अगले केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास वही कॉइल है। इस बार हमने क्या किया कि धीरे धीरे रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू किया। मतलब जो मुख्य करंट क्या होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक, जब मुख्य धारा की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी तो इससे संबद्ध मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कि मुख्य धारा कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इफेक्टिवली धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जिससे होगा क्या, जिससे ये होगा कि अब जो प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होगा वो इस बारी ऐसा होगा तो प्रेरित वाहक बल, क्योंकि फ्लक्स में चेंज हो रहा है, लेकिन इस बार जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो इसके सपोर्ट में आ जाएगी, किसके, मुख्य धारा के। तो ये प्रेरित धारा की दिशा इस बार बदल गई। तो यहाँ पर हमने इवेंट देखा कि जब हम धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और जब हम कुछ नहीं करते हैं तो प्रेरित धारा का मान भी शून्य होता है। इस तरीके की जो इफेक्ट है, जिसमें उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। बात क्लियर हो रही है? इस घटना को हम ऑब्जर्व कर पाए फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, और फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही हम इसकी दिशा का भी ज्ञान कर सकते हैं कि ये क्यों अपोजिट है। क्योंकि आपका धारा का मान बढ़ रहा है तो ये बढ़ने का विरोध कर रहा है, और इस बार जब आप इसको डिक्रीज कर रहे थे तो फिर से ये आपको क्या कर रहा है, कम होने का सपोर्ट कर रहा है। बात क्लियर करिएगा। यहाँ पे आगे बात करेंगे। बद्ध कुंडली में मुख्य धारा में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में स्वयं
उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। धारा का मान कुंडली में बढ़ाने पर प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत होती है, जबकि धारा का मान कम करने पर यह मुख्य धारा के दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, यह परिघटना कुंडली में स्वप्रेरण कहलाती है। स्वप्रेरण ध्यान दीजिए। ठीक, इस घटना को स्वप्रेरण कहेंगे और ये जिस सिस्टम से होता है, इस सिस्टम को, इस कुंडली को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ओके, इसमें ये होता है। ये जो इवेंट आपने देखा, ये इवेंट तभी पॉसिबल है जब ये धारा की वैल्यू बढ़ेगी, तभी ईएमएफ भी बढ़ेगा। तो धारा की वैल्यू बढ़ने पर ईएमएफ का मान जो है वो उसी हिसाब से अफेक्टेड होता है। और ईएमएफ आता है फ्लक्स में चेंज की वजह से। किसी एक कुंडली में अगर फ्लक्स प्राप्त होता है तो उसे तो आप सिंपली फाई कहते हैं, लेकिन अगर इसमें कई सारे फेरे हो तो कई सारे फ्लक्स एक साथ मिलेंगे। तो कई सारे फेरे अगर एक साथ मिलते हैं तो हम लोग इसे कहते हैं लिंकेज ऑफ फ्लक्स या फिर फ्लक्स ग्रंथिकाएं। और ये फ्लक्स ग्रंथिकाएं इसीलिए बन रही है क्योंकि आपकी मुख्य धारा का मान बढ़ रहा है। तो यह डिपेंड करता है मुख्य धारा पे। यहां पर बद्ध कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कुंडली में मुख्य धारा के अनुक्रमानुपाती होती, मतलब इसी पर डिपेंड करती। ठीक, तो कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n फाई। n इसके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए और फाई एक में से जो पास होता है तो टोटल फ्लक्स हो जाएंगे n फाई। और ये डिपेंड किस पर करता है? I पर। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट आता है L। ये L क्या है? L वही इफेक्ट है, वही फैक्टर है जो इस कुंडली में प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब वो फैक्टर का नाम सेल्फ इंडक्टेंस है, स्वप्रेरण। जहां L कुंडली, बात तो कुंडली के बारे में हो रही थी, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व है। ठीक, यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं? यहां से आप इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू n फाई बाई आई। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक, अगेन
अब हम बात करेंगे फैराडे के बारे में, क्योंकि सारी कहानी फैराडे के ही इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक, तो फैराडे के अनुसार फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार, क्योंकि इनके आधार पर हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते थे, तो इनका फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। कुछ याद आया? एन डी फाई बाई डी टी, एन फेरो की संख्या, फाई आपका पता ही है, फाई आपका फ्लक्स है, क्योंकि यहां पर हम इसको लिख सकते हैं डी एन फाई लिख सकते हैं, क्योंकि साथ में ही चेंज हो रहा था। तो यहां पर एन फाई की वैल्यू मिल जाएगी। एन फाई की वैल्यू क्या मिली? L इंटू आई मिल जाएगी। इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू L, जो कि कांस्टेंट है कोफिशिएंट के तौर पे, और I अपॉन dt। तो आपने क्या किया? n5 को रिप्लेस किया Li से, तो आपको मिला L जो कि कांस्टेंट था, बाहर किया, और I। यहां से आपने E की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्योंकि आपको पता है कि ये नेगेटिव होता है, जो कि इसके नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। यहां से आप L इज इक्वल टू निकाल सकते हैं E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ये हो गया माइनस के साथ। तो ये है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो L का अब डेफिनेशन बनाने का टाइम आ चुका है, तो अब L का भी डेफिनेशन थोड़ा हम लोग बनाएं और थोड़ा समझेंगे कि L का पैरामीटर कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक, यदि जो हमारे हाथ में बच्चों उसी को हम वन कर सकते हैं, यदि डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, तब L इज इक्वल टू माइनस ई। क्या बात समझ में आई? ये बात ये है कि यदि किसी बद्ध कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर जो है एकांक हो, तब उस कुंडली में जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा वही उस कुंडली का स्व प्रेरकत्व कहलाएगा। मतलब इसी रेट से वह कुंडली में ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो अर्थात किसी बद्ध कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल कुंडली का स्व प्रेरकत्व कहलाता है, या फिर इसी के तुल्य होता है। ठीक, ये स्व प्रेरकत्व की परिभाषा है, बात समझिएगा। तो बेसिकली अब इसके डेफिनेशन के बाद इसकी यूनिट की बात आती है। तो इसकी जो यूनिट होती है एल की, वो होती है हेनरी। इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है बच्चों हेनरी, इसका मात्रक हेनरी होता है। तथा इसकी वीमा निकालनी होगी। वीमा जो डायमेंशन आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशन निकालने के लिए आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूला एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बाई डी आई बाई डी टी। याद आया? इस फॉर्मूले से निकालिएगा। तो ई का क्या होता है? वोल्ट, बात समझिए। और नीचे डी आई बाई डी टी, डी टी का मतलब है टाइम, तो टाइम ऊपर आ जाएगा। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा? एम्पियर। वोल्ट, बच्चों वोल्ट को आप क्या लिख सकते हैं? वोल्ट को आप लिख सकते हैं जूल पर कुलाम। ठीक, तो जूल पर कुलाम के फॉर्म में जूल को हम लिखते हैं ml2 t-2। ठीक, और जूल पर कुलाम, कुलाम नीचे आया, कुलाम को आप क्या लिख सकते हैं? AT, कुलाम नीचे आया। ठीक, और नीचे एम्पियर है, एम्पियर का A हो गया बच्चों, और साथ में आपका सेकंड का T। सिंपली सॉल्व करते हैं इसको, एक T ये T कैंसिल हो जाएगा, A2 यहाँ पे हो गया। तो फाइनली आपका जो डायमेंशन आएगा वो आएगा ml2 t-2 और a-2। ये है आपका L का डायमेंशन। ठीक,
एक बात याद रखिएगा कि बेसिकली जो इंडक्टर का चिन्ह होता है, इंडक्टर का साइन होता है, इसके बाद आप ध्यान दीजिए, हम इसको यहां से इरेज कर देते हैं। नोट में इंडक्टर का जो साइन होता है, वो इंडक्टर को हम लोग इस तरीके से बद्ध कुंडली के रूप में दिखाते हैं, और इसका ये नेचर, ये इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है, या इसके ज्यामितीय संरचना पर डिपेंड करता है, संरचना पर निर्भर करता है। एल से दिखाते हैं ऐसे। दूसरा है कि आइडियल इंडक्टर के बारे में बात करें, आइडियल इंडक्टर, तो आइडियल इंडक्टर का प्रतिरोध शून्य होता है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक, याद रखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हर तार का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन आइडियल इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस 0 माना जाता है, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं कि इंडक्टर जो है वो क्या करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए एक और कॉन्सेप्ट को ये होल्ड करता है, मतलब एक और नियम के अंतर्गत ये आता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को होल्ड करता है। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का मतलब वैद्युत जड़त्व का पालन करता है, इनर्शिया का पालन करता है। कौन? इंडक्टर। जब आपने धारा में परिवर्तन करने की कोशिश करी तो इस परिवर्तन का विरोध करने के लिए प्रेरित धारा आई, बिना परिवर्तन के ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, परिवर्तन का विरोध करना जड़त्व कहलाता है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके अनुप्रयोग की। धन्यवाद।